साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी अपन आपको पता है कल एग्ज़ाम है और उससे पहले महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और देख लेते हैं सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो 30 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ हटकर नवीन प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, अपनी क्षमताओं से नीचे प्रदर्शन करने वाला बालक कहलाता है। आपको देखना है अपनी क्षमताओं से नीचे प्रदर्शन करने वाला बालक कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए पिछड़ा बालक, बी मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक, सी श्रवण अक्षम बालक और डी है बाल अपराधी बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाए अपनी क्षमताओं से नीचे प्रदर्शन करने वाला जो बालक होता है वो पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है, कम से कम समय में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। देखिए, जो पिछड़ा बालक होता है आप सबने पढ़ा है कि चाहे वो प्रतिभाशाली बालक है वह भी एक पिछड़ा बालक हो सकता है, औसत बुद्धि वाला जो बालक है वो भी एक पिछड़ा बालक हो सकता है। यानी सामान्य बालकों से हटकर जो बालक होते हैं, और हर की अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है। चाहे एक जो मंद बुद्धि बालक वो भी पिछड़ा बालक हो सकता है। कैसे, आपने शायद कहीं नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं की होगी शायद। तो अपनी अपनी एक कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी से पीछे उससे नीचे प्रदर्शन करने वाला हर बालक पिछड़ा बालक होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि पिछड़ा जो प्रतिभाशाली बालक है वह भी पिछड़ा बालक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो उन बालकों की अपनी एक कैटेगरी होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो कभी अपनी कैटेगरी से पीछे पिछड़ नहीं सकते। तो अपनी कैटेगरी से जो पिछड़ जाता है, साधारण भाषा में अपन कहेंगे उसको पिछड़ा बालक। और जो पिछड़ा बालक होता है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि वो हमेशा ही पिछड़ा बालक नहीं रहता है। उसमें हम सुधार कर सकते हैं अतिरिक्त शिक्षण के माध्यम से, या उस पर अलग से ध्यान देकर हम उसको अपने स्तर पर वापस ला सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 4 व्यक्ति है जगह, ठीक है। ये 4 व्यक्ति, ये सभी प्रतिभाशाली है, लेकिन ये जो है ये इनमें से मान लीजिए 10 दिन विद्यालय नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में ये बालक क्या हो गया, ये पिछड़ा बालक हो गया। तो बस यही बात की गई है। तो अपने स्तर से नीचे प्रदर्शन करने वाला हर बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बालक डॉग को गॉड लिख रहा है तथा नोट को टॉन लिखता है, तो यहाँ पे उसमें कौन सा विकार हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको शब्द पकड़ना है, लिखता है, वो लिख रहा है, तो लिखना संबंधी जो विकार है वो किस में आता है, डिस्ग्राफिया में आता है। इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है डिसकैलकुलिया, गणितीय या आंकिक संबंधी विकार है, और डिस्पेजिया ये भाषाई संबंधी विकार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, संज्ञानात्मक संरचनावाद का संप्रतीक किसने दिया। संज्ञानात्मक संरचनावाद, आप संरचनावाद को निर्मितवाद भी कहते हैं या अपन कह सकते हैं रचनावाद। तो संज्ञानात्मक जो रचनावाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन है विलियम जेम्स, बी विलियम वुंट, सी पियाजे और डी वाइगोत्स्की। तो देखिए संरचनावाद की तो बात विलियम वुंट ने भी की थी, लेकिन यहाँ पर आपको संज्ञानात्मक संरचनावाद की बात की गई। तो संज्ञानात्मक निर्मितवादी किसको कहते हैं अपन, जीन पियाजे को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विचारों और अभिव्यक्ति में नवीनता एवं प्रवाह है। नवीनता एवं प्रवाह है, नवीनता को अपन मौलिकता कह सकते हैं, और प्रवाह है अपन कह सकते हैं एक धारा प्रवाहिता। ठीक है, किस प्रकार के व्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है बहिर्मुखी व्यक्ति, बी अंतर्मुखी व्यक्ति, स यहाँ पे है बुद्धिमान बालक, और डी है सृजनशील बालक। जो सृजनशील बालक है ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, सिर्फ साधारण क्वेश्चन पूछा गया तो आपको साधारण आंसर उसमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो नवीनता यानी मौलिकता का जो गुण है और प्रवाह का गुण वो सृजनशील बालकों की महत्वपूर्ण पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए नया क्वेश्चन है कि समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। ठीक है, यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, बी प्रकार्यवाद, सी व्यवहारवाद और डी निर्मितवाद। यहाँ पे समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। ठीक है, समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है। तो ये किसी समस्या को या किसी परिस्थिति को समग्र रूप से देखना, आप इनको अलग अलग रूप में देखते हैं, तो इस योग से भी बढ़कर जिसको अपन कह सकते हैं समग्रता, इस पूरी परिस्थिति को एक साथ देखना, वो चीज़ क्या कहलाती है, समग्रता। और ये बात समग्रता या समग्र रूप से परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना, ये बात कहता है गेस्टाल्टवाद। तो समग्र
अपने भागों के योग से अधिक होता है। समग्र अपने भागों के योग से अधिक होता है, ये गेस्टाल्टवाद का विचार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोनू ने सफ़ेद चूहे से डरना शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा सीखा। अगर सफ़ेद खरगोश को दिखाने पर वह डर का प्रदर्शन करता है या करती है तो यह है। देखिए, अनुबंधन के माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है, लेकिन अनुबंधन के आधार पर ही हम जिन वास्तविक चीज़ों के प्रति नहीं डरना चाहिए या जिनके प्रति डरना चाहिए, कई बार उनसे मिलती जुलती चीज़ों के प्रति भी हम डरने लग जाते हैं। तो मिलती जुलती चीज़ों के प्रति अनुक्रिया करना कहलाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, और ये अभ्यास के अभाव में होने वाली घटना है। जैसे एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, वो जो अपनी माता है उसके जैसे कपड़े पहन रखी है किसी दूसरी औरत ने, तो उसको देखकर भी वह उसके प्रति माँ के जैसी प्रतिक्रिया करता है या उसको माँ समझकर रोने लगता है या उसके पास जाना चाहता है। तो वो चीज़ किस कारण से होती है? आपके सामने ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण, ए ऑप्शन है उद्दीपक विभेदन, बी अनुकूलन, सी सहज पुनः प्राप्ति और डी है उद्दीपक सामान्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जिस व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों समान हो वह बालक क्या कहलाए? देखिए, आपको पता है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। वास्तविक जो आयु है उसको अपन क्या कह सकते हैं? कालानुक्रमिक आयु भी कह सकते हैं। कालानुक्रमिक आयु भी अपन इसको कह सकते हैं। तो आप कोई भी मान सकते हैं यहाँ पे कि गई मानसिक आयु और वास्तविक आयु। जैसे आपने मान लिया मानसिक आयु और 10 आयु वास्तविक आयु दोनों समान है, जैसे मानसिक आयु भी समान है वास्तविक है, तो इसको देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ठीक है। आप कोई भी संख्या है तो ये तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? 100 ही आएगा। इसके अलावा भी आप अगर दोनों को देखोगे, मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों को इनको मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को चाहे कोई भी संख्या देख लीजिए, जैसे मानसिक आयु और वास्तविक आयु, तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये 20 हो गया और फिर ये आ गया 100। कुल मिला के आपको पता है कि 90 से जो 109 है वो किस में आता है? औसत बुद्धि बालक में आता है। हाँ, अभी एक चीज़ और ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? दूसरी ये आ सकता है कि अगर मानसिक आयु, ठीक है, अब मैं ये तो बात आप समझ गए, सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये मानसिक आयु है और ये वास्तविक आयु दोनों समान है। यहाँ पर भी देख लीजिए दोनों मानसिक आयु तो वास्तविक आयु दोनों समान है, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो 100 जो है वो किसके अंतर्गत आता है? औसत बुद्धि वाले के अंतर्गत। अब आपको जैसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है, जैसे अपन कह सकते हैं मानसिक आयु है, ये मानसिक आयु और ये वास्तविक आयु, मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? अपन कह सकते हैं मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो बालक है औसत बुद्धि से अधिक होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कथन दिया जाए। और अगर ऐसा हो कि मानसिक आयु से ज़्यादा वास्तविक आयु हो तो क्या होगा? वह औसत बुद्धि से कम होगा। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन मंद बुद्धि है प्रतिभाशाली, यहाँ पे कथन को ध्यान रखना। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो औसत बुद्धि से ज़्यादा होगा, और अगर व्यक्ति की औसत आयु उसकी मानसिक आयु से ज़्यादा है तो वैसी स्थिति में वो औसत बुद्धि से कम होगा। और अगर दोनों ही बराबर है तो अपन उसको औसत बुद्धि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निरीक्षण विधि का प्रयोग होता है। साधारण क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप आराम से समझिए। अवलोकन, निरीक्षण का मतलब क्या? अवलोकन विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? एक व्यक्ति का आप अवलोकन करना चाह रहे हैं या अवलोकन विधि का काम में ले रहे, तो वो आप कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। इसकी 3 विधियाँ मैंने बताई है, सहभागी विधि, असहभागी विधि और प्राकृतिक विधि। आपको अवलोकन करना है। कुल मिला के अवलोकन आप कहाँ पर कर सकते हो? बच्चे का कक्ष में भी कर सकते हो, वो खेल रहा है तब भी आप उसका कर सकते हो, और प्रयोगशाला में भी कर सकते हो। बस यही अपन गलती कर देते हैं, हम प्रयोगशाला, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पर भी बालक का अवलोकन कर सकते हैं और वहाँ से हमको उसके बारे में वास्तविक नॉलेज प्राप्त होगा, तो इसमें फिर ज़्यादा सोचना और गलती करना क्यों? आपको वो आंसर करना जिससे आपको संतुष्टि मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, समूह निष्ठा, समूह के प्रति निष्ठा या समर्पण की जो भावना किस उम्र में
अपनी चरम सीमा पर होती है। तो भाई किशोरावस्था का जो अधिकतम अपन कहते हैं वो कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है 13 से 15, बी 10 से 12 वर्ष, और सी 18 से 20, और डी 6 से 12। आपको पता है ये तो किशोरावस्था का समय ही नहीं है। अब आपके सामने दो समय है, एक तो 13 से 15 वर्ष का जो बालक है, ठीक है, समूह के प्रति समर्पण की भावना, और यहाँ पे चरम सीमा ये शब्द दे दिया। तो भाई एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस चरम सीमा की बात कर दी है। तो ये 18 से 20 वर्ष का जो बालक होता है अपने समूह के जो सदस्य है उनके प्रति ही वो समर्पित रहता है, उनके प्रति उसकी निष्ठा रहती है। वो चाहे सही कहे चाहे गलत कहे, जिस समूह के प्रति उसकी निष्ठा है उसको वह स्वीकार करता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उपयुक्त है। आपके सामने क्वेश्चन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पहला ऑप्शन है अशाब्दिक, इसमें मूक व बधिर के लिए, निरक्षर के लिए, सी है पिछड़े बालकों के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो आप अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक परीक्षण किन के लिए काम में ले सकते हैं? अपन जो इनके लिए भी काम में ले सकते हैं, इनके लिए भी काम से ले सकते हैं, निरक्षर पिछड़े बालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसमें क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, अधिगम के संबंध में सही कथन, आपको सही कथन पूछा गया है। अधिगम, पहला ऑप्शन है अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता है, ये कथन गलत है। अधिगम का तो स्थानांतरण होता है और अपन अधिगम के स्थानांतरण पढ़ते भी है। फिर अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया जा सकता। भाई अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति ने अधिगम किया या नहीं किया आप उसको देख थोड़ी सकते हैं, आप केवल महसूस कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकते, ये मानसिक प्रक्रिया, चाहे चिंतन हो, स्मृति हो, प्रत्यक्षीकरण हो, अवधान हो, अधिगम हो, भाषा हो, इनका हम प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। फिर अधिगम सक्रिय प्रक्रिया नहीं, अधिगम तो क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया, इसकी विशेषता में बढ़ी। अधिगम ऋणात्मक की बजाय धनात्मक प्रक्रिया, ये भी कथन गलत है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक या ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही प्रक्रिया, केवल सकारात्मक नहीं है और ना ही केवल अपन नकारात्मक कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ऑलपोर्ट के अनुसार सबसे प्रभावशाली शील गुण का प्रकार कौन सा है? आप सबको पता है ऑलपोर्ट ने अपना जो शील गुण सिद्धांत है उसमें 3 प्रकार बताए थे, ठीक है। कौन कौन से? कार्डिनल ट्रेट्स, सेकंड था सेंट्रल ट्रेट्स, एंड थर्ड था सेकेंडरी ट्रेट्स। आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कार्डिनल ट्रेट्स यानी कार्डिनल ट्रेट्स कौन सा हो गया? प्रधान या प्रमुख शील गुण। कौन सा हो गया? प्रधान या प्रमुख शील गुण, ठीक है। फिर है इसमें सेंट्रल ट्रेट्स जिनको अपन केंद्रीय शील गुण कहते हैं, और सेकेंडरी जिनको अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गौण या द्वितीयक शील गुण। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। तो पहला कौन सा है? प्रधान शील गुण, सेकंड है केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल केंद्रीय, और थर्ड है सेकेंडरी जिनको हम द्वितीयक शील गुण है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रधान शील गुण है ये कार्डिनल ट्रेट्स है, उसमें व्यक्ति को अपनी विशेषताओं के आधार पर पहचानना बहुत आसान होता है, तुरंत व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे गांधी जी का जो अहिंसा या नाजीवाद हिटलर का, तो ये नाजीवाद, अहिंसा, या अपन कह सकते हैं एक शब्द के साथ ही उस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ, तुरंत हम उसको पहचान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वो कार्डिनल ट्रेट्स हो गया, प्रधानशील गुण हो गया, जिसमें एक विशेषता पर ही किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है। फिर आता है सेंट्रल ट्रेट्स, जिसमें अपन कहते हैं किसी व्यक्ति को पुरस्कार वगैरह देते हैं तो उसकी 2-4 विशेषता बता देगी, समय का पाबंदी, अपने कार्य के प्रति कर्मठ, ठीक है, और वगैरह वगैरह, उसके 2-4 और विशेषताएं उसके बारे में बताते हैं। तो वो केंद्रीय शील गुण कहते हैं, या अपन ये कह सकते हैं एक लोकल स्तर पर किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो आ जाती है केंद्रीय शील गुण के अंतर्गत। जैसे अपना एक ब्लॉक स्तर कह सकते हैं या अपना एक विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं, तो यहाँ पे लोकल जो पहचान होती है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं आप, सीधी सी बात है, किस व्यक्ति की किसके आधार पर पहचान है, आप चाहे ब्लॉक का हो चाहे एक डिस्ट्रिक्ट का, उसका इश्यू नहीं है। मेन बात यह है कि एक व्यक्ति को एक शब्द से अगर उसको डायरेक्ट पहचान जाते हो कि ये इसकी बात है। अहिंसा के लिए बात डायरेक्ट आपके माइंड में रहेगी महात्मा गांधी, आपके माइंड में ये आ जाता है, जैसे मान लीजिए नाजीवादी या तानाशाह, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा हिटलर। तो वो कार्डिनल ट्रेट्स में, और जिसमें आपको 2-4 विशेषताएं बतानी पड़े, ठीक है, तो वो केंद्रीय शील गुण के अंतर्गत आएगा सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है। आपको इंग्लिश में ये भी लिखा हुआ था, प्रधान शील गुण की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है? कार्डिनल, इस रूप में भी बहुत बार एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है। जो प्रधान है ना, ये इसको किस रूप में लिखा हुआ भी मिल सकता है? कार्डिनल ट्रेट्स। तो ये ध्यान रखना, कार्डिनल ट्रेट्स कौन सा है? प्रधान शील गुण ही है। तो सबसे प्रभावशाली शील गुण का प्रकार कौन सा है? कार्डिनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानशील गुण यानी कार्डिनल ट्रेट्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, तदनुभूति किस प्रकार की बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए एग्जाम में आपने जो कुछ पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, आपने कुछ चीज़ें रटी है उन चीज़ों से कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे तदनुभूति एक तो होती है सिंपैथी, ठीक है, और एक होती है एम्पैथी। एक तो होता है किसी की अनुभूति यानी सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं समझना, ठीक है। दो चीज़ें होती, एक तो होता है सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं सुनना और दूसरा होता है तदनुभूति, सामने वाला व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा है वैसा का वैसा ही स्वयं महसूस करना। दो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना एक तो व्यक्ति हम वे लोग होते हैं जो साधारण रूप से ऐसा होते हैं अरे यार गिर गया ये, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चल जाते हैं, तो वो तो उसके प्रति एक सिंपैथी, उसके प्रति एक भावना की। एक होता है तदनुभूति जिसमें वो व्यक्ति स्वयं महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति गिर गया तो इसको बहुत तकलीफ हो रही होगी, अरे इसको तकलीफ हो रही होगी, इसको ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो उसके बारे में जैसा वह महसूस कर रहा है वैसा महसूस करना। आपको पता है कि जो EQ आपने पढ़ा है संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि में क्या क्या है, व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ साथ EQ उसी में अच्छा होता है जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझे। तदनुभूति एक जो EQ वाला जो व्यक्ति होता है ना, अच्छा EQ जिसमें होता है वो उसमें तदनुभूति का गुण महत्वपूर्ण पाया जाता है। तो बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कौन सा है, तदनुभूति। आपके सामने ऑप्शन है सांवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, C है यहाँ पे सामाजिक बुद्धि और D है अमूर्त बुद्धि। ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होना है, फालतू चीज़ों में नहीं जाना, आपको सीधा है शब्द का अर्थ समझो। शब्द का अर्थ समझ गए, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप समझ जाओगे दूसरों की भावनाओं को समझना, तदनुभूति क्या है, दूसरे की भावनाओं को एग्जैक्ट समझना, तो आप कर दोगे वो सांवेगिक बुद्धि है। आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, बेसिक क्वेश्चन को आराम से उसी भाषा में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फिर आपके लिए महत्वपूर्ण, विश्वसनीयता का मतलब है A मात्रात्मकता से, B सामान्यीकरणता से और C संगतता से और D है वैधता से। भाई विश्वसनीयता की बात आती है किसी स्टूडेंट में, ये होता है जैसे किसी टीचर को ये लगता है कि मापन के बाद में उसने जो अंक प्राप्त किए, जैसे किसी स्टूडेंट ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, शिक्षक को लगा कि इसके तो 80 नंबर आने नहीं चाहिए, तो ये सवाल खड़ा हुआ किसका, विश्वसनीयता का। विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हुआ तो शिक्षक क्या करेगा, उसके ऊपर अलग अलग 3 पेपर उसने आयोजित किए, ठीक। तो यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर वही है, टीचर विश्वसनीयता क्या, तो टीचर वही होता है, बदलता क्या है, उसके पेपर बदलते हैं। और पेपर में क्या चीज़ देखी जाएगी, विश्वसनीयता है या नहीं है, इस चीज़ का पता चलेगा उसकी संगतता से, यानी यहाँ पे जो नंबर उसने प्राप्त किए हैं उसकी संगतता इससे है या नहीं और इससे या नहीं। जब पहले बार उसने दोबारा पेपर उसने आयोजित करवाया, ठीक है, विश्वसनीयता का जब सवाल खड़ा हुआ तो उसने देखा कि 100 में से उसके नंबर आए कितने, 75, ठीक है, दूसरी बार उसके नंबर आए 76 और तीसरी बार उसके नंबर फिर आए 75। तो इन नंबरों में संगतता है, काफ़ी संगतता है, यहाँ पे क्या है, इन तीनों में संगतता है। तो वैसी स्थिति में अपन उसमें क्या मानेंगे कि ये जो परीक्षण था वो क्या था, उसमें जो उसका लिया गया उसमें विश्वसनीयता का गुण था। अगर उसमें संगतता नहीं होती है, जैसे एक बार 70 आ गया, दूसरी बार 60 आ गया, तीसरी बार 50 आ गया, तो इनमें संगतता नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम मानेंगे कि वो परीक्षण जो था वो विश्वसनीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अनुसंधान का वह प्रकार जिसमें स्थानीय समस्या को हल किया जाता है। अगर आपने क्रियात्मक अनुसंधान अच्छे से पढ़ा है समझा है तो निश्चित रूप से इस शब्द के साथ यह पकड़ लो कि स्थानीय समस्याओं को हल किया जाता है, लेकिन उसके परिणाम को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। आपके सामने ऑप्शन है A अनुप्रयुक्त अनुसंधान, B क्रियात्मक अनुसंधान, C मौलिक अनुसंधान और D अभिक्रमित अनुसंधान। तो देखिए अभिक्रमित अनुसंधान नहीं होता है, ठीक है, अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कोई नहीं होता है। आपके सामने दो है, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक जो अनुसंधान होता है उसमें व्यापक स्तर की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनका सामान्यीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता, और जो स्थानीय समस्या है यहाँ पे स्थानीय समस्या और जिनका सामान्यीकृत नहीं किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह परिभाषा है। आपके सामने ऑप्शन है हरलॉग, B गैसेल, C जेम्स डे और D वुडवर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण परिभाषा एग्जाम के दृष्टिकोण से, गैसेल। सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, निम्न में से किसने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर S जालोटा, ठीक है,
भाटिया, सी एच राइस और डी है टर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जालोटा, जिन्होंने साधारण मानसिक समूह योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिए, साधारण मानसिक समूह योग्यता का परीक्षण किसने किया? एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया डॉक्टर एस जालोटा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, कल्पना व दिवा स्वप्नों की बहुलता किस अवस्था की महत्वपूर्ण पहचान है? तो कल्पना और दिवा स्वप्न, ठीक है। कल्पना तो देखिए अपन कह सकते हैं शेषवास्तव में भी बालक अपन कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अपन बात करें कि बालक उतना कल्पनाशील नहीं होता है। और दिन में सपने देखना, ये दोनों चीज़ें है ना, आपको कौन सी अवस्था में मिलेगी? ऑप्शन आपके सामने, शेषावस्था, बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी पूर्व बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। एक ऐसा समय जिसमें बालक कल्पनाशील रहते हैं और वह दिवा स्वप्नों में व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था किस आधार पर किया? आपके सामने ऑप्शन है, ए शीलगुण के आधार पर, बी है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, सी ग्रंथियों के आधार पे और डी है शरीर रचना के आधार पर। शील गुण के आधार पर तो किसने किया था? ऑलपोर्ट ने किया था। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो बी। ग्रंथियों के आधार पर किसने किया था? केनन ने किया था। ग्रंथियों के आधार पर किसने किया था? केनन। और शरीर रचना के आधार पर आपको पता ही क्रेचमर, शेल्डन ने, शेल्डन, क्रेचमर आदि ने किसके आधार पर? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने किस आधार पर? तो चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अब इसमें जो है, जो थॉर्नडाइक है उसने कल्पना शक्ति के जो प्रकार है वो कितने माने थे? उसने 3 प्रकारों की बात की थी। इसने कितने प्रकारों की बात की है? 3 प्रकारों की। एक तो इसके थे सूक्ष्म विचारक, दूसरा है स्थूल विचारक और एक है प्रत्यक्ष विचारक। ये 3 प्रकार उसने बताए थे। किसने? थॉर्नडाइक ने। स्थूल अपन कह सकते सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है? पहले तो आपको ये देखना कि क्रियात्मक परीक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको देखिए पहले तो बीने साइमन परीक्षण, इसको क्रॉस कर दो, और स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ये दोनों तो क्या है? शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण और भी पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण। तो ध्यान रखिए कि व्यक्तिक जो क्रियात्मक परीक्षण है वो पोर्टियस बुलबुलिया परीक्षण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। शिकागो जो क्रियात्मक परीक्षण है वो क्या है? अपन कह सकते हैं क्रियात्मक तो है, लेकिन क्या है? सामूहिक है। यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई है। तो शिकागो जो क्रियात्मक परीक्षण है वो सामूहिक है। ध्यान रखिए, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण जो क्या है? सामूहिक है, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए, आपको शिकागो जाना है तो समूह में आप घूमने जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। अभी मैंने कहा था अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, ये तो वैसे ही अभी मैंने बता दिया सामूहिक है, ठीक है। आर्मी अल्फा ये भी सामूहिक होता है। बीने साइमन है वो किसके अंतर्गत है? ये शाब्दिक के अंतर्गत है बीने साइमन। अब आपको ऑप्शन कौन सा? अशाब्दिक और व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। ये शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके सामने सामूहिक की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है। जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त, जैविक वंशागति के अनुसार प्राप्त हमारी क्या अद्वितीय क्षमता, उसको क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, भाषा अनुकूलन श्रेणी, बी भाषा अर्जन साधन, सी भाषा स्वीकारी इच्छा और डी है भाषा अर्जन क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन साधन, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको LAD कहते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहाँ से कैसे भी पूछा जा सकता है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी देखिए भाषा अर्जन डिवाइस साधन।
तो भाषा अर्जन जो साधन है उसका ये किसने दिया था? चॉम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, रुचियाँ, अभिवृत्ति और नैतिक मूल्य किसके अंतर्गत आते हैं? रुचियाँ, अभिवृत्ति और नैतिक मूल्य सामाजिक प्रेरणा के अंतर्गत, जन्मजात प्रेरणा के अंतर्गत, मनोदैहिक प्रेरणा और सी है यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेरणा। भाई मनोदैहिक प्रेरणा क्या होती है? जिनका संबंध हमारे मन और शरीर से होता है, ठीक है, जिनका संबंध हमारे मन और शरीर से होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का भूख लगना, ठीक है, भूख केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है, एक मनोवैज्ञानिक हमारी आवश्यकता से भी प्रभावित होती है। आपको लगता है कि मेरे को भूख लगी है, तो वैसी स्थिति में आपको ज़्यादा महसूस होती है, और अगर आप उसके बारे में कम सोचते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर उसका प्रभाव कम पड़ता है, ठीक है। तो भूख भी क्या है? एक मनोदेह है। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या रुचि का शरीर से कोई संबंध है? क्या अभिवृत्ति का शरीर से संबंध है? क्या नैतिकता का आपके शरीर से संबंध है? नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और जैविक अभिप्रेरक जो होते हैं वो जन्मजात के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है भूख, प्यास, काम, नींद, ये सब चीज़ें। सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक के अंतर्गत आपकी, जिसे अपन कह सकते हैं प्रतिष्ठा, सम्मान, ये चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती है। ये रुचियाँ क्या है? व्यक्तिगत प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। रुचि जो है आपकी स्वयं की होती है, अभिवृत्ति आपकी स्वयं की होती है, और नैतिक मूल्य आपके स्वयं के होते हैं। आपकी जिसमें रुचि है जरूरी नहीं दूसरे की उसमें हो, आपकी जिसके प्रति अभिवृत्ति पॉजिटिव है जरूरी नहीं कि दूसरे की उसके प्रति पॉजिटिव हो, और आप जिन नैतिक मूल्यों को मानते हैं जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों को माने। तो ये क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रेरणा वाले टॉपिक से, व्यक्तिगत प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, अभिप्रेरणा का स्व अवधारणा सिद्धांत। स्व अवधारणा सिद्धांत किसने दिया? बस अपन क्या होता है, क्वेश्चन को समझते नहीं है, क्वेश्चन के शब्द को नहीं समझते। शब्द को थोड़ा सा समझने के लिए हम उसको समय दें। आप ऑप्शन क्यों देखते हैं? ऑप्शन का देखने को, स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा यानी प्रत्येक व्यक्ति में एक स्व होता है, यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये बात कौन कहता है? आपके सामने ऑप्शन है, कार्ल रॉजर्स, हर्जबर्ग मैस्लो, क्लार्क हेल, और डी है मैकडूगल। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, ये स्व अवधारणा है। और मैं कौन हूँ ये यानी अपनी अपनी एक धारणा सभी व्यक्तियों में होती है। जो धारणा की बात की थी उसने कार्ल रॉजर्स ने इस बारे में कोई बात नहीं की, मैकडूगल ने नहीं दी। हालांकि कार्ल रॉजर्स और मैस्लो दोनों मानवतावादी है, लेकिन स्व अवधारणा है वो हर्जबर्ग मैस्लो की नहीं है, वो किसकी है? कार्ल रॉजर्स। और कार्ल रॉजर्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक स्व होता है, यानी मैं हूँ। अब मैं कौन हूँ? अब अपने अपने लोग, जैसे मान लीजिए सब व्यक्ति का अपना अपना एक स्व होता है कि मैं हूँ। अब मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। आप अपने आप को जानते हैं, आपका भाई आपको जानता है, आपका दोस्त, अब उसका भी अपना एक स्व होता है, सबका अपना अपना स्व होता है। लेकिन सभी का स्व वास्तविक हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी का वास्तविक स्व से बहुत ऊपर होता है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन अपने आप को समझता है। और कई लोग होते हैं पर उससे कमज़ोर अपने आप को समझते हैं। तो सबका अलग अलग स्व होता है। मैस्लो कहता है कि आपका वास्तविक स्व यानी आप जो है और आप जो बनना चाहते हैं, आप जो है और आप जो बनना चाहते हैं, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच का अंतराल ज़्यादा होगा, वह व्यक्ति अस्वस्थ होगा, मैस्लो कहता है। और अगर इसके बीच में अंतराल मान लीजिए इतना न होकर इतना होता है, कम होता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है? उसके स्वस्थ होने की संभावना। और यहाँ पे वो है और ये जो बनना चाहता है, इसके बीच में जो अपने टारगेट्स को वह प्राप्त कर लेता है, या वह इतना टारगेट बनाता है कि जहाँ तक वह पहुँच सके, तो वैसा व्यक्ति अपन कह सकते हैं कुसमायोजित नहीं होता है या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होता है। तो ये था अभिप्रेरणा का स्व अवधारणा सिद्धांत। चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कई वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्यों में से दोनों को प्राप्त करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल है लेकिन क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो धनात्मक लक्ष्यों में से दोनों को प्राप्त करने की बजाय एक को ही प्राप्त करने की स्थिति में है, दोनों में से एक को, आपको सामने दो चीज़ें, दो मिठाइयाँ हैं जो दोनों ही आपको पसंद है, ठीक है, और दोनों बहुत अच्छे से पसंद है कि ये भी मैं खाना ही चाहता हूँ और ये भी मैं बिल्कुल खाना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये कहे कि दोनों में से आपको क्या है, केवल एक ही खानी है, तो वो जो द्वंद्व की जो स्थिति होती है वो द्वंद्व कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है, उपागम परिहार द्वंद्व, बी परिहार परिहार द्वंद्व,
सी उपागम उपागम द्वंद्व, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपागम उपागम द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, निम्नलिखित में से जन्मजात है, आपके सामने ऑप्शन है प्रेरणा, प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता और अभिवृत्ति। ठीक है, तो जन्मजात कौन सी है? क्या प्रेरणा आपको जन्म से मिलती है? नहीं। रुचियाँ जन्मजात व अर्जित होती है। ठीक है, रुचि की प्रवृत्ति मुख्यतः वैसे अर्जित होती है, रुचि की मुख्य प्रवृत्ति तो क्या होती है? अर्जित होती है। अभिवृत्ति है, ये भी अर्जित है। ठीक है, अब बचा क्या? अभियोग्यता, जिसको अपन कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, या अपन कह सकते हैं जिसको अभिक्षमता, अभिक्षमता, और कई जगह इसके लिए अभिरुचि शब्द भी काम में लिया जाता है। तो एप्टीट्यूड जैसे अपन कह सकते हैं एक व्यक्ति का सिंगर बनना, ठीक है, एक व्यक्ति का डांसर बनना, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें जन्मजात कौशल होते हैं। और जन्मजात कौशल होने के कारण क्या होता है? कोई व्यक्ति मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र है, भाषाई जैसे भाषण देना की जो अच्छी कुशलता है, कईयों में जन्म से अच्छी होती है। ठीक है, अलग अलग कई क्षेत्र है कुशलता होगी। कोई मैकेनिक बनने में उसकी जन्म से रुचि अच्छी होती है, तो उसको अपन अभियोग्यता कहते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मछली जो है पानी में तैरने की जो अभियोग्यता उसमें जन्मजात होती है। बंदर में जो उछलने की जो योग्यता होती है वो उसमें जन्मजात होती है। हिरण जो है उसमें दौड़ने की जो अभियोग्यता उसमें जन्मजात होती है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई दूसरा जानवर चाहे कि मैं हिरण की तरह दौड़ूँ, तो यह संभव नहीं है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हिरण में वो जन्मजात है, उसने कभी प्रशिक्षण नहीं किया, फिर भी वह उससे तेज़ दौड़ सकता है, कई जानवरों से तेज़ दौड़ सकता है, क्योंकि वह उसमें अभियोग्यता है, उसमें वो एप्टीट्यूड है, जन्मजात है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, सी समस्या हल करने पर, टी उपरोक्त। एनसीएफ आप सबको पता है कि करके सीखने पर बल देता है, और ये मानती है एनसीएफ रचनावादी निर्मितवादी अवधारणा पर आधारित है, जो यह मानती है कि बालक के पास स्वयं के पास ज्ञान है, वो अपने ज्ञान के आधार पर स्वतंत्र वातावरण में अनुक्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण करते हैं, और वह अपने अनुभवों के माध्यम से, यानी अपन कह सकते हैं करके सीखता है, तो वो ज्ञान उसके लिए स्थायी होगा, और वो उसके लिए अपन कह सकते हैं सीखना भी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए, शिक्षण अधिगम के 3 स्तर है। स्मृति स्तर है वो हर्बर्ट का है, बोध स्तर किसका है? मॉरिसन का है, और चिंतन स्तर किसका? हंट का है। ठीक है, इसमें कौन सा स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके रीट के लिए, निश्चित रूप से मैं इसको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानता हूँ। कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, आपको ये पूछा जा सकता है। स्मृति स्तर के प्रतिपादक है हर्बर्ट, ठीक है, स्मृति। बोध स्तर है वो मॉरिसन। देखिए, वो शब्द है तो इसमें भी ओ की मात्रा है, बोध, मॉरिसन, हर्बर्ट। हर्बर्ट ये देखो, इसमें स्मृति में नीचे आधा है, इसमें हर्बर्ट में आधा है। और फिर है चिंतन, चिंतन में देखो ऊपर बिंदु है, और हंट में इसके ऊपर बिंदु है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। स्मृति, हर्बर्ट, बोध, मॉरिसन, चिंतन, हंट, तो ये आपके लिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा आकलन सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देता है? कौन सा आकलन है जो सीखी गई कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन का बात करता है? देखिए, संपूर्ण अवलोकन एक तो होता है रचनात्मक, जिसको अपन कहते हैं फॉर्मेटिव, ठीक है, और ये होता है योगात्मक, जिसको अपन कहते हैं सम्मेटिव। एक तो होता है रचनात्मक। देखिए, यहाँ पे परीक्षाओं के दौरान जो आकलन होता है वो होता है रचनात्मक योग आकलन, ये सुधारात्मक होता है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? इसकी प्रकृति होती है सुधारात्मक, यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो लेते हैं वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आती है, और उसमें नंबरों के आधार पर हम बालक में आगे जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन जो योगात्मक आकलन होता है वो सुधारात्मक उसकी प्रकृति नहीं होती है। जब वार्षिक परीक्षाएं लग जाती है तो उसके बाद में उसमें उस वर्ष क्या सुधार कर सकते हैं। तो योगात्मक आकलन वाला का संपूर्ण अवलोकन देता है कि पूरे वर्ष का जो है उसकी उपलब्धि ये रही है, सभी क्षेत्रों से संबंधित ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है रचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मेटिव, और लास्ट में जो होता है वो योगात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं का पता चलता है। अधिगम संबंधी समस्या के बालक के कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के कारण क्या है इसका पता अपन किससे चलता है? आपके सामने ऑप्शन है अवलोकन से,
बी है इकाई परीक्षण और सी है निदानात्मक परीक्षण और डी है बुद्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण उसमें समस्या के वास्तविक कारणों का पता चलता है, और उपचारात्मक में क्या होता है, उन निदानात्मक परीक्षण के आधार पर उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये अपने आज के रीट की जो प्री टेस्ट सीरीज जो मैंने आयोजित की थी उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? सभी क्वेश्चन काफ़ी हटकर और आपका आकलन करने के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।